इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके इनके साथ ही बना रखे हैं। तो जैसे कि आपके पास है एटम, एटम की बात करें तो भाई इसको बोलते हैं परमाणु, बेसिकली हिंदी में बात करें तो परमाणु, यानी कि परम अणु बेसिकली, तो छोटे से छोटा पार्ट। तो परमाणु क्या होता है, देखो हर चीज परमाणु बोलते हैं आपके पास कि हर एक चीज, जितनी भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं वो परमाणु से मिलकर बनी है। यानी कि यह वह छोटे से छोटा पार्ट है, ठीक है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, और यह सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक क्रियाओं में क्यों भाग लेता है भाई? रासायनिक क्रियाओं में इसलिए भाग लेता है क्योंकि रासायनिक क्रियाओं में भाग आपका इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को तो आप तोड़ नहीं सकते। ठीक है, फिजिकली में क्यों नहीं लेता? तो इस तरह के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, आगे बात करते हैं। तो परमाणु क्या हुआ, बेसिकली वह छोटे से छोटा अणु हो गया है, बेसिकली परम अणु, जिसको हम और भागों में नहीं तोड़ सकते। यानी कि छोटी सी जो सबसे छोटी यूनिट्स है किसी भी पदार्थ की, वो परमाणु कहलाती है। ठीक है, जैसे आपके पास घरों की दीवार बनी है, ठीक है, वो ईंटों से मिलके बनी है, ऐसे समझ सकते हो। तो ईंट क्या हो गया आपका? परमाणु हो गया, उससे छोटा एलिमेंट। अब आप कहोगे सर ईंट को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक यूनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसे को हम परमाणु बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी भी एटम के एलिमेंट का वह सबसे छोटा कण, ठीक है, किसी एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण है जो उस एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। यानी कि उसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी अवेलेबल रहती है। क्यों रहती है, कैसे रहती है, अभी बात करेंगे। या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम जो मैंने बताया वह सबसे छोटा कण है जिससे हर पदार्थ बना है, जिससे हर पदार्थ बना है। अगर एटम का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार का रहता है, बीच में मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और बाहर की ऑर्बिट में क्या रहते हैं आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। भाई इसमें क्या रहते हैं आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये हो गया आपके पास प्रोटॉन, ठीक है, और ये हो गया आपके पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, बाहर की ऑर्बिट्स में हम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर है? अब इन पे क्या चार्ज होता है उस पर हम बात करेंगे बाद में, इनमें कुछ चार्ज होता है। तो ये चीज तो समझ में आई, यानी कि वह छोटे से छोटा एलिमेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि एटम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी को ही बनाए रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं भाई? ये भी तो हो सकता है। ठीक है, हमने तो बोल दिया, तो थ्योरी रट ली, किताब में लिखा है रट लिया, है ना, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो चीजें भूलोगे नहीं आप। तो इसने बोला कि जो एटम की जो प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादातर एटम के मॉलिक्यूल्स यानी कि समूह ग्रुप से बनती है। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किससे बनती है? ग्रुप से। यानी कि जैसे मैंने बताया, बहुत सारी ईंटों को जोड़ के आपने दीवार बना दी। ठीक है, फिजिकली जो चीज हमें दिखती है। ठीक है, तो सबसे छोटा एलिमेंट है आपके पास एटम, उसको जोड़ के हम पदार्थ बनाते हैं। हर पदार्थ में एटम अवेलेबल रहता है, तो बहुत सारे करोड़ों अरबों, बहुत सारे बिलियंस ऑफ एटम मिलते हैं, तब जाके एक पदार्थ बनता है। किसी पदार्थ का, वो पदार्थ की उसके ऊपर डिपेंड करता है डायमेंशन पे, कितना बड़ा है कितना छोटा है। क्लियर है? तो भाई, और जो केमिकल प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कि इसका मतलब है रिएक्शन करना, केमिकल आपके रिएक्शन होते हैं ना, या बॉन्डिंग बनाना, या इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस, ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, हम पढ़ते हैं ना, बैटरी में पढ़ते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया या दे लिया, तो बेसिकली इसी को हम क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये शेयरिंग, ये सब काम इलेक्ट्रॉन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटम का हिस्सा होता है, इसलिए अकेला एटम भी रिएक्शन कर सकता है, इसलिए एटम अपनी केमिकल आइडेंटिटी बनाए रखता है। क्लियर है? तो पता चला आपके पास कि ये भाई केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है, फिजिकली करने के लिए इसको बहुत सारे एटम्स की जरूरत पड़ती है, तो हम तो केवल सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं। क्योंकि मान लो अगर आपके पास, मैं बता दूं, ठीक है, आपके पास कोई भी मैटर है तो वो अरबों, कोई भी मैटर है आपके पास, कोई भी पदार्थ है तो वो अरबों एटम से मिलके बनता है, डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी क्या है।
क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं आपके पास, ये अगले उस पे भी आते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं, हालांकि मैं बता चुका हूं ये चीजें। जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी, भाई हमने केमिकली बोला, फिजिकल क्यों नहीं? फिजिकली का मतलब जो हमें दिखती है, ठीक है। चलिए अच्छा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि भाई आपके पास क्या आ जाती है, कलर हो गया उसका, ठीक है, हार्डनेस हो गया, अब एक एटम तो आप आंखों से देख नहीं सकते हो, ठीक है, डेंसिटी हो गया, या उसकी कंडक्टिविटी होगी, ठीक है। खाली एक एटम से तो आप कंडक्टिविटी नहीं बना सकते हो, एक एटम में भाई आपके पास किसी में चलो 2-4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कंडक्टिविटी कब दिखती है आपके पास करंट वायर में, जब उसमें अरबों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है, अरबों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। तो जब ये बहुत सारे एटम मिलकर कोई वस्तु बनाते हैं, क्लियर है, तो उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये तभी दिखाई देती है जब बहुत सारे एटम, अब सिंपल सी बात है, मैं बता दूं आपके पास, एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम बता दें आपके पास कि ये पेन है, इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से लगा दूं तो इसमें करंट पास होगी? आप कहोगे सर हमें तो दिख नहीं रही, होती है, बहुत माइनर करंट फ्लो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम हो रहा होता है, कम क्वांटिटी में, वो दिखता नहीं। इसने बोला कि जब बहुत सारे एटम मिलकर कोई वस्तु बनाते हैं, चाहे इसमें कलर हो, हार्डनेस हो, डेंसिटी हो, कंडक्टिविटी हो, ये सब प्रॉपर्टी जब दिखाई देती है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जब एटम, ये तब कब फिजिकल प्रॉपर्टी कब कंसिडर होगी, जब ये बहुत सारे एटम होंगे, सिंगल एटम पे नहीं, ठीक है। अकेले एटम में कोई रंग नहीं दिखता, कोई कठोरता नहीं होती, तो कोई आकार नहीं होता है, क्लियर है भाई? चलिए अब अगले उस पे चल जाते हैं हम आपके पास, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी संरचना पे। हालांकि मैंने बता दिया था आपके पास जो सवाल आते हैं महत्वपूर्ण ना, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे भाई। ये देखिए क्या कहता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एटम की संरचना कैसे होती है, जो मैंने बाहर वो दिखाया था, इसको बुक्स में आपके पास ज्यादातर वो कौन सा ये दिखता है आपके पास, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैक्सिमम बुकों में इसकी स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। बेसिकली जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहती है। तो बेसिकली ये इन्होंने कुछ नहीं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर, ये इसको बाहर वाली ऑर्बिट को ले लिया है, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट रहती है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इस ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इस ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इस ऑर्बिट में घूम रहा है। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इस प्रकार से घूमते रहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन भी इसी में रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखा रखा है इसमें, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, क्लियर है? तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं चार्ज कितना होता है आपके पास। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है भाई आपके पास, वो रहता है आपके पास माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब जब चार्ज पढ़ेंगे कूलाम पे ही बात करेंगे कि कूलाम क्या है, एक कूलाम क्या होता है ना। तो जब पढ़ेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन पे आपके पास भाई यही सेम चार्ज रहता है, देखो इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे पॉजिटिव रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, दोनों पे चार्ज बराबर है। तो इसलिए कोई भी एटम आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है। या तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एटम तब कहलाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा या कम होगी। ये हमने कल भी बात की थी इस पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एक तो ये आ जाता है कि इस पे कौन सा चार्ज रहता है, इनका मास, एक तो ये आ जाता है चार्ज आ जाता है भाई, दूसरा इनके पास मास आ जाता है कि मास कितना होता है भाई। तो प्रोटॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। और प्रोटॉन की अगर मास की बात करें तो आपके पास के 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। अगर इनका कंपेयर करें तो आपके पास कभी कभी ये भी आ जाता है कि आपके पास जो मास होता है ना Me, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है वो रहता है आपके पास प्रोटॉन के मास से जो आपके पास MP अपॉन के 1827, ये रहता है आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान जिसको बोल ले, तो मास का मतलब द्रव्यमान
ठीक है, और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। क्लियर है? कभी कभी पूछ लेता है, तो आप देख पा रहे हो ये यहां से बहुत ज्यादा भारी है आपके पास। अब प्रोटॉन के मास को 1836 टाइम, कुछ बुक में 1837 टाइम दे रखा है, ठीक है। तो जो मास होता है आपके पास प्रोटॉन का वो हैवी रहता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है, बहुत हल्का रहता है, और ये फ्री भी रहते हैं बाहर की ऑर्बिट में, क्या रहते हैं, फ्री भी रहते हैं, इसलिए इन्हीं के कारण करंट भी फ्लो होती है भाई। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। अब देखो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स और नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, बस कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन पे हम बात कर रहे हैं। हालांकि नोट्स को पढ़ोगे ना आप, एक बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस भूलोगे ही नहीं भाई। चलिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग समान रहता है, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे हमने क्या है, ये पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पे मास की बात करें तो जो न्यूट्रॉन का मास है आप देख पा रहे हो, ये इसके मास के लगभग बराबर ही है, ठीक है, बराबर ही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, लगभग 1836 यानी 1836 टाइम्स कम रहता है, ठीक है, 1836 गुना कम रहता है, कहने का मतलब यह है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। एटम का मास मुख्य रूप से, अब देखो जो एटम का मास कंसिडर करते हैं हम भाई, मैंने बता दिया आपके पास ये वाला जो मास है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है 1837 टाइम। तो जब हम एटम का मास कंसिडर करते हैं वो किन के आधार पे करते हैं, वो केवल किसके आधार पर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर ही हम एटम का मास डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे भी ले रखा है मैंने ये चीजें, है ना, कि एक एटम का मास कितना होता है और एटम पे चार्ज कितना होता है, इस पे भी हम बात करेंगे भाई। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं ना, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करते ही नहीं, केवल किसका मास कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर करते नहीं। जब भी एटॉमिक मास की बारी आएगी तो किसको कंसीडर करेंगे हम, केवल प्रोटॉन और किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भाई, ठीक है। समय कम है, और भाई ये पीपीटी बनाने में भी बहुत समय लगता है, डाटा बनाने में भी, कि बच्चों को क्या डाटा बताना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसलिए पहले से बना के रखते हैं, बस इनको एक्सप्लेन करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। अब एटम में चार्ज कितना होता है भाई, एटम पे आ जाता है ना कि एटम में चार्ज कितना होता है, ठीक है, कितना चार्ज होता है। एक एटम में पूछा है कितना चार्ज होता है, तो मैं बता दूं कोई भी एटम हो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहता है, जितने उसमें प्रोटॉन रहते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया वो, ठीक है। फिर कहते हैं कि सर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे कंसीडर करते हैं, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज है, कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई यानी कि वहां पे प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज है, बस इतनी सी बात है, वही चीजें लिखी हुई। तो न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रल मैटर का मतलब है प्रोटॉन इजकल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये दोनों हो तो इससे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो पार्टिकल्स है भाई, प्रोटॉन पे एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है, तो भाई इस केस में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जो टोटल चार्ज हो गया 0, तो ये क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ऐसे केस में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है। ऐसे उसको जब मेरे पास टोटल चार्ज जो हो गया एटम का वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॉन। फिर यहीं से आती है कि आयंस बनने की स्थिति। तो जब हम बोलते हैं ना ये नेगेटिव आयन है पॉजिटिव आयन है, यानी कि जब बहुत सारे किसी भी एटम्स में ना, मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो मेरे पास पॉजिटिव आयंस बन गया। और जब मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, वो नेगेटिव आयंस बन गया।
तो सेम चीज है आयन बनने पर चार्ज। आयन बनने का चार्ज है जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो पॉजिटिव आयन्स कहलाता है, इसको कैटायंस भी बोलते हैं। बैटरी में पढ़ते हो इस चीज को, बैटरी में पढ़ेंगे आगे भी हम, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, नेगेटिव आयन बोलते हैं, जिसको एनियन बोलते हैं, ठीक है, एन आयन बोलते हैं। क्लियर है? तो कैटायंस और एनायंस बोलते हैं इनको। एनायन ये भी पूछ लेता है कभी कि एनायंस क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तो ये रहता है एनायंस आपके पास, यानी कि नेगेटिव आयंस रहते हैं। और भाई कैटायंस क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये भी पूछ लेता है, बैटरी में भी पूछते हैं आपके पास। तो यानी कि पहले तो हमारे पास एटम में चार्ज कितना था, इलेक्ट्रिकली बात करें न्यूट्रल एटम में तो कोई चार्ज नहीं रहता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब आयंस बोलते हैं, यानी कि जब मैं बोलता हूं पॉजिटिव आयंस है, यानी कि पॉजिटिव आयंस का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको पॉजिटिव आयंस बोल लेंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी उसको हम पॉजिटिव आयंस बोल लेंगे। तो जब भी मैं पॉजिटिव आयंस की बात करूंगा फ्यूचर में, तो यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब मैं बोलूंगा आपके पास कि उसमें ये नेगेटिव आयंस है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। क्लियर है? आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे Na+ लिखा जाता है। प्लस का मतलब इसमें एक प्लस क्या है, यानी कि कमी है, कमी एक इलेक्ट्रॉन की, एक कमी है एक इलेक्ट्रॉन की। ओके। और जैसे ही मेरे पास ये क्लोरीन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो सारा खेल लेने और देने का है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाते हैं एटम के मास पे भी भाई, है ना। सारी चीजें बहुत बारीक से समझ रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी पढ़ाई, रट्टा लगवाया और चलो भाई इस पे पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है तो इनका मतलब क्या है, ठीक है। हालांकि जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो बहुत बेसिक लग रखा होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले भी जितने भी क्लासेज हुई उनमें इतना इस तरीके से नहीं कराया, उसमें यही बताया कि इस पे ये आयन्स रहते हैं, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, ठीक है। तो पढ़ोगे तो पूरा मजा आएगा आपके पास। एटम का मास कितना होता है? मास का मतलब समझ रहे हो आप, द्रव्यमान, है ना। हर एक चीज मास रहती है। और मास और वेट में मैं अंतर बता दूं, किसी भी चीज को आप जब तोलते हो ना तो वेट कंसिडर करते हो। मास का मतलब है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो मैटर क्या है, कितना बड़ा है, ठीक है। तो मास कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है, वेट बदलता है। जैसे कि मान लो मेरे पास 60 किलो का कोई ले लो, 60 किलो की चीनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट इजकल टू, सिंपल सी बात है, वेट इजकल टू होता है W=m/g। मास आपके पास, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, जो कि आपके पास कांस्टेंट रहता है। इसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं ले जाओ, चाहे सूरज पे, चाहे चांद पे, चाहे कहीं ले जाओ, चाहे दूसरे ग्रह पे, तो मास कांस्टेंट रहेगा। ये चेंज होता रहता है, चेंज होता है किसके साथ, चेंज होता है, ठीक है, किसके साथ, पोजीशन के साथ, या पोजीशन के साथ। पोजीशन के साथ का मतलब है भाई, अभी यहाँ पे चांद पे ले जाओगे कुछ और होगा। जैसे कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे 60 किलो का हूँ, ठीक है, चांद पे जाके 6 गुना कम है वहाँ पे जी का मान, तो वहाँ पे वेट आपका 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 10 किलो के आसपास ही महसूस करेंगे, वहाँ पे बहुत हल्का महसूस करेंगे। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो वीडियोज है ना, वहाँ पे हल्का मून की वीडियोज देखी होगी, आदमी थोड़ा स्लो मोशन से में चलता है, हवा में चलता है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम है आपके पास, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू कम है वहां पे कंपेयर टू अर्थ के, तो यहाँ पे थोड़ा भारी दिखेगा। कुछ ग्रहों पे हम शायद भारी महसूस करेंगे जहां पे इसकी जी की वैल्यू बहुत अधिक होगी। तो मास और वेट में यानी कि ये एक डिफरेंस रहता है आपके पास। क्लियर है? तो भाई अगर मैं एटम के मास, मुख्य रूप से न्यूक्लियस से आता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है आपके पास, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो यानी कि जो भी मास कंसीडर करते हैं हम केवल किससे कंसीडर करते हैं भाई, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के को मास में कंसीडर करते नहीं, क्योंकि वो लगभग ना के बराबर होता है, तो इसलिए उसको कंसीडर करते ही नहीं हम, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास करें तो हम बताते हैं इसका AMU होता है, N का आपके पास, न्यूट्रॉन का A1 AMU होता है, इलेक्ट्रॉन का लगभग देखा जाए तो 1836 AMU होता है, लगभग नगण्य, इसलिए इसको कंसिडर करते नहीं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि AMU क्या है, अभी अगली स्लाइड पर उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। बताया ना मैंने कि सिर्फ यूनिट लिख देना या इसके चीजों को बता देना
इतने ये जस्टिफाई नहीं होगा। इन चीज़ों को भी समझेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एएमयू में क्या है और केजी क्या है, दोनों में डिफरेंस भी क्या है आपके पास। क्लियर है? तो एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे कि अगर हम बोले कि मास, ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन उसमें होता है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका मास क्या हो गया, इसको तो मैं कंसिडर करूंगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को, क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का रहता है। तो इसलिए न्यूट्रॉन का क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रॉन 0 हो गया आपके पास। तो प्रोटॉन का जो एक एक आपके पास प्रोटॉन रहता है, तो एक प्रोटॉन को ही हम 1 AMU, यानी कि एक प्रोटॉन में जो मास होगा, जो मास होगा वही क्या कहलाएगा आपके पास, और मास हमने भी देखा था कितना होता है आपके पास, यानी कि एक प्रोटॉन का मास जो होगा आपके पास वही एक AMU कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया, 1 AMU। जैसे अब बात करते हैं हम कार्बन की, कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है आपके पास। याद रखना एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन होता है, एटॉमिक नंबर, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर, लिख लो इसे, एटॉमिक नंबर, ये भी आया था हमेशा, अरे भाई, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन से डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या नहीं बदलती, इनकी संख्या नहीं बदलती। ओके, इलेक्ट्रॉन्स तो भाई आदान प्रदान हो जाता है, उसकी संख्या बदल जाती है। तो आ जाते हैं इसमें कार्बन के एटम में, प्रोटॉन की संख्या भाई 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते नहीं एटॉमिक मास में। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 6 प्लस, तो कितना हो गया भाई आपके पास, 6 प्लस 6 इजकल टू 12 AMU। ठीक है, अभी बता देता मैं AMU यहाँ क्या होती है, अभी आगे चलते हैं। और तो टोटल अगर चार्ज की बात करें तो 0, ठीक है, टोटल चार्ज इस पे भी 0, चार्ज 0 क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, लेकिन मास आपका अवेलेबल है। तो इसका जो एटॉमिक मास रहेगा आपके पास कितना रहेगा, 12 AMU। ठीक है, 12 AMU। तो दोनों के बराबर है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमने अभी देखा बराबर है। अब आ जाते हैं भाई, चीजें समझ में आ गई आपके पास, अब आ जाते हैं AMU पे भी कि सर ये AMU भी क्या बवाल है। देखो क्या है भाई, हर चीज भी हम क्या है किलो में नहीं तोल सकते, है ना, ये तो ग्राम से भी बहुत कम वेट है। आपको बोल दो 1 ग्राम चीज उठाओ, आपको पता भी नहीं चलेगी क्या वेट है। तो ऐसे केस में जहां पे हम बहुत माइनर चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वहां पे हम AMU का यूज करते हैं। जैसे AMU की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, एक AMU का मतलब, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट। ये वो इकाई है जो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास मापा जाता है, जिससे यानी कि इससे AMU से क्या नापते हैं हम, एटम का और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका वेट, उसका मास जो है बहुत हल्का होता है। आई बात समझ में? ठीक है, और मास इसलिए कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे क्योंकि तारों के अंदर तो ग्रेविटी का कोई लेना देना है ही नहीं भाई, है ना, वो तो फ्लो हो ही रहे, बहुत हल्के हैं। चलिए, अच्छा, तो एक AMU का मान मैंने क्या बताया था, एक AMU बराबर होता है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg, यानी कि किसका मास है, मास ऑफ किसका, प्रोटॉन, प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन। ठीक है, हैंडराइटिंग यार बहुत गंदी है मेरी, देखा बहुत सुधारने की कोशिश करता, सुधरती नहीं, इसलिए थोड़ा पहले ही बना लो बस। ठीक है, तो यानी कि एक AMU का मतलब है, सिंपल सी बात है, यानी कि जो मेरे पास मास है किसमें, एक प्रोटॉन में या एक न्यूट्रॉन में, उसी मास को हम क्या बोल देते हैं, एक AMU बोलते हैं।
और 2 mu का मतलब 2 प्रोटॉन का मास, 3 AMU का मतलब 3 प्रोटॉन का मास। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 प्रोटॉन हो 1 न्यूट्रॉन हो, ठीक है, उसको भी 3 AMU बोल देते हैं। कहने का मतलब या तो 1 प्रोटॉन लो या 1 न्यूट्रॉन लो, उनका जो मास होगा वो 1 AMU कहलाएगा, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने बताया AMU क्यों जरूरी है, अभी बताया था मैंने ये भी जरूरी क्यों है, मैंने इसलिए बोल भी रखा है। कोर्स इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि आपके बिल्कुल तार ही अपने नहीं भी दिमाग में आ रहा होगा तो मैं पूछूंगा सवाल, यार मैं करवाऊंगा आपके दिमाग में क्लिक, ऐसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सारी क्लासेस ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में आए ना आए तो मैं तो क्लिक करवाऊं। हाँ यार, ये भी तो देखनी पड़ेगी ना, याद तो रटते तो हो ही, आप रट लोगे तो बहुत अच्छे, रट के तो काम चलता ही है, वैसे रटना तो पड़ता ही है। ठीक है, लेकिन हाँ, चीज़ों को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर समझने में बहुत आसानी रहती है। तो एटम बहुत छोटे होते हैं, उनका मास केजी में लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने एक छोटी कन्वेंशन यूनिट बनाई जिसे हमने 1 AMU बोल दिया। बता दिया मैंने आपको 1 AMU किसका। इसका भी लो एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल तो हम हर जगह, जैसे हाइड्रोजन में एटम, 1 प्रोटॉन अभी बता दिया, तो 1 प्रोटॉन इक्वल टू 1 AMU, न्यूट्रॉन 0, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU। कार्बन का भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि होता नहीं। ठीक है, तो यहां पर 16 AMU, 8 + 8। तो उम्मीद करता हूं AMU का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा और मास का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो गया होगा भाई। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी वीडियो का स्लॉट मैंने थोड़ा छोटा रखा है, धीरे धीरे हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे जैसे ही आप लोग कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाओगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी मैं कराऊंगा और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, साथ में चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।